हेलो किड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं एनसीईआरटी रसायन विज्ञान का 14वां चैप्टर पर्यावरण रसायन। अब हम इसमें आगे बढ़ा रहे हैं जल प्रदूषण। जल प्रदूषण में जो मुख्य कारक हैं उनमें एक तो है जो हम खेतों में उपयोग करते हैं केमिकल इंसेक्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइजर्स। ये सभी पानी में घुलते हैं बारिश के साथ और नदियों में तालाबों में पहुँचते हैं। ये जल प्रदूषण के बहुत बड़े कारक हैं। दूसरा कारक है जो हम नाली का पानी जो घरों से निकलता है शहरों में, उसमें मुख्यतः मल पदार्थ होते हैं, उनको भी हम नदियों में सीधे छोड़ देते हैं। तीसरा है जो औद्योगिक अपशिष्ट हैं, जो बड़े बड़े उद्योग हैं, कारखाने हैं, वहाँ से निकलने वाला जो खराब पानी है उसको भी हम नदियों में छोड़ देते हैं। ये जो है मुख्य जल प्रदूषण के कारक हैं। किसी भी पानी को पीने लायक है कि नहीं है, इसमें हम मुख्यतः ई कोलाई की उपस्थिति को नापते हैं। क्योंकि जो मल होता है, मानव का मल, वो नदियों में पहुंच जाता है नालियों के माध्यम से और उसमें बहुत ज़्यादा ई कोलाई की मात्रा होती है। तो वो ई कोलाई जल प्रदूषण के लिए बहुत बड़े कारक हैं। तो हम उनकी संख्या को नापते हैं कि 1 लीटर में कितने ई कोलाई की संख्या है। दूसरा है कि जो औद्योगिक अपशिष्ट हैं उनमें जो निकलने वाले अकार्बनिक पदार्थ हैं, भारी धातु हैं, इनकी भी मात्रा को हम नापते हैं। एक कारखाना जो आप जानते हैं बहुत अच्छे से, वो होता है कागज़ कारखाना, जहाँ पर पेपर मिल जिसको बोलते हैं, जहाँ पर पेपर बनता है। उससे निकलने वाला अपशिष्ट, इसमें बहुत ज़्यादा कार्बनिक पदार्थ होते हैं। इसके अलावा जो शुगर मिल होते हैं, जहाँ पर चीनी बनती है, चीनी कारखाना, उससे निकलने वाला जो अपशिष्ट है उसमें बहुत ज़्यादा कार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो ये कार्बनिक पदार्थ जो है बैक्टीरिया के ग्रोथ को और बढ़ा देते हैं। तो ये सभी चीज़ें जल को इतना प्रदूषित कर चुकी हैं, नदियों को, कि भारत में अब शायद ही कोई नदी ऐसी बची होगी जिसका पानी सीधे पीने लायक हो। आज से 50-100 साल पहले लोग नदियों के पानी को पी लेते थे सीधे सीधे, क्योंकि पीने लायक था। लेकिन धीरे धीरे इसमें इतने ज़्यादा प्रदूषण हो गई है कि पीना तो छोड़ दीजिए, आप उसमें नहा नहीं सकते हैं, उसमें कपड़े नहीं धो सकते हैं, इतना गंदा हो चुका है पानी। और दूसरी बात यह है कि बड़े शहरों में जो पानी सप्लाई होता है घरों में, वो इन्हीं नदियों का पानी सप्लाई होता है। ठीक है कि थोड़ा बहुत हम उसको फिल्टर कर लेते हैं, थोड़ा बहुत हम उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाल लेते हैं, लेकिन वो उसके प्राकृतिक गुण को और बिगाड़ देता है, जो पानी के प्राकृतिक गुण हैं, और उसको पीते हैं लोग। इसलिए अब आप देखते हैं कि हर घर में कोई ना कोई पेशेंट है, चाहे वो हार्ट पेशेंट है, चाहे बीपी का पेशेंट है, शुगर पेशेंट है, चाहे वो कैंसर का पेशेंट हो। कैंसर के बहुत ज़्यादा मरीज बढ़ रहे हैं भारत में। उनका मुख्य कारण है जल प्रदूषण, और उसमें सबसे बड़ा कारण है इंसेक्टिसाइड, कीटनाशक। अगर कीटनाशकों का प्रयोग इसी तरह से होता रहा तो फ्यूचर में कोई इंसान नहीं बचेगा, सबको कैंसर हो जाएगा, सबको दुनिया भर की बीमारियां हो जाएंगी और सबके सब मारे जाएंगे। लेकिन सरकारें जो हैं इंसेक्टिसाइड को बंद नहीं कर रही हैं, वो जानते हुए भी कि ये इतना नुकसानदायी है। क्योंकि उसको बंद कर देने का मतलब है कि बहुत सारी पब्लिक, जो किसान भाई हैं, उनका नाराज़ हो जाना और उनकी जो वोट बैंक है वो डिस्टर्ब हो जाना, इसलिए उसको बंद नहीं किया जा रहा है, जबकि यही सबसे ज़्यादा नुकसानदायी चीज़ें हैं। जीवन के लिए जल अनिवार्य है। हमारा शरीर 70% जल से बना हुआ है, ठीक है। और जो पौधे हैं उनका शरीर भी, उसमें भी काफ़ी मात्रा में जल होते हैं। इवन आप जानते होंगे कि जो वाटरमेलन है, तरबूज, उसमें तो 92% तक जल है। तो सोच सकते हैं जल कितनी आवश्यक चीज़ है। हम जल को साधारणतया शुद्ध मानते हैं, परंतु हमें जल की गुणवत्ता सुनिश्चित करनी चाहिए। अगर आप एक कांच के गिलास में जल को लेकर देखते हैं तो आपको साफ दिखेगा, लेकिन उसमें कितनी गंदगी मिली हुई है ये आप नहीं जानते हैं। जल का प्रदूषण मानवीय क्रियाकलापों से शुरू होता है। विभिन्न प्रक्रमों के माध्यम से प्रदूषण सतह या भौम जल तक आता है। और ऐसा नहीं है कि केवल नदी या तालाब का पानी ही गंदा हुआ है। जो जमीन के अंदर से पानी आप निकालते हो बोर के माध्यम से, वो भी उतना ही प्रदूषित हो चुका है। प्रदूषण के सुज्ञात स्रोत या स्थानों को बिंदु स्रोत कहा जाता है, पॉइंट सोर्स कहा जाता है, जहाँ से वो प्रदूषण शुरू हो रही है। उदाहरण के लिए नगर पालिका का पाइप या औद्योगिक अपशिष्ट विसर्जन पाइप, जहाँ से प्रदूषक जल स्रोत में प्रवेश करते हैं। तो मैंने बता दिया कि शहरों में जो नाली का पानी है वो और औद्योगिक अपशिष्ट, ये तो मुख्य भाग बनाते ही हैं। प्रदूषण के अबिंदु स्रोत वे हैं जहाँ पर प्रदूषण का स्रोत आसानी से पहचाना ना जा सके। उदाहरण कृषि अपशिष्ट, खेतों, जानवरों, कृषि भूमि से।
ये भी मैंने आपको बताया, लेकिन अबिंदु स्रोत है क्योंकि एक जगह से वो नहीं जा रहे हैं, वो सब तरफ से घुल घुल के धीरे धीरे जा रहे हैं। अम्ल वर्षा है, तीव्र जल निकासी, गलियों, उद्यानों, लॉन आदि से पानी नदी में जा रहा है। सारणी में जल के मुख्य प्रदूषक तथा उसके स्रोत दर्शाए गए हैं। ठीक है, सारणी अभी हम आगे देखेंगे। जल प्रदूषण के कारक, पहला रोगजनक। जैसा मैंने कहा कि मल अगर नाली के माध्यम से नदी में जा रहा है तो उसमें सारे प्रकार के बीमारियों के बैक्टीरिया वायरस मिलेंगे। आपको बता दें कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि हमारा मल जो है केवल अपचित भोज्य पदार्थ का बना होता है तो आप गलत समझ रहे हैं। हमारा शरीर जो है क्लीनिंग करता है और जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं शरीर में, दुनिया भर के बैक्टीरिया वायरस होते हैं, उन सभी को वो मल मूत्र के माध्यम से बाहर निकालता है। तो इनमें बहुत सारी बीमारी के रोगाणु होते हैं। अब वो चले जाते हैं नदियों में, सोचिए उसको पीने वाले को वो सब रोग होंगे। रोगजनकों में जीवाणु एवं अन्य जीव हैं जो घरेलू सीवेज तथा पशु अपशिष्ट द्वारा जल में प्रवेश करते हैं। पशुओं में भी यही चीज़ है, उनका गोबर वगैरह अगर मिल रहा है तो उसमें भी यही प्रॉब्लम शुरू होगा। मानव अपशिष्ट में एशेरिकिया कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस फैकेलिस आदि जीवाणु होते हैं जो जठरांत्र बीमारियों के कारण होते हैं। और ये लगभग सभी के पेट में होते हैं, सभी के आंत्र में होते हैं, है ना। दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके आंत्र में ये बैक्टीरिया नहीं होंगे, सभी में होते हैं, चाहे वो बीमार हो या स्वस्थ हो। अब वो मल पदार्थ के द्वारा बाहर आते हैं। दूसरे हैं कार्बनिक अपशिष्ट। अन्य मुख्य जल प्रदूषक कार्बनिक पदार्थ जैसे पत्तियां, घास, कूड़ा करकट आदि हैं, वे जल को प्रदूषित करते हैं क्योंकि जल में जब वो पहुंचते हैं ना तो वो भी फर्मेंट होते हैं, वो भी सड़ते हैं और उसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगस बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं। जल में पादप प्लवकों की अधिक बढ़ोतरी भी जल प्रदूषण का एक कारण है। अब इसका क्या कारण है, जिसको अपन यूट्रॉफिकेशन कहते हैं। ठीक है, इस शब्द को याद रखेंगे आप, यूट्रॉफिकेशन। ये कैसे होता है आप समझिए। हम खेतों में केमिकल फर्टिलाइज़र डालते हैं, ठीक है, रासायनिक खाद डालते हैं। अब खेतों में जितना उसके पौधों ने उपयोग कर लिया तब तो ठीक है, लेकिन बारिश हो गई और बारिश से धुल के वो नदियों में पहुंच गई। अब फर्टिलाइज़र का मतलब क्या है, वो तो पौधों के ग्रोथ को बढ़ाएगा ना। अब नदियों में, तालाबों में जो पौधे हैं, पादप प्लवक हैं, शैवाल हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, इन सब की ग्रोथ बढ़ जाती है वहाँ पर और वो पूरा तालाब या नदी जो है इन सब चीज़ों से भरने लगता है। उसको यूट्रॉफिकेशन कहते हैं। फिर वो क्या करते हैं कि पानी में ना जो ऑक्सीजन घुली है उसकी मात्रा को कम कर देते हैं, खींच लेते हैं। जैसे आप एक पौधे का नाम सुने होंगे, वाटर हाइसिंथ। ठीक है, वाटर हाइसिंथ, आइकॉर्निया भी बोलते हैं इसको, जलकुंभी। बड़ी बड़ी पत्तियाँ, ऐसी चौड़ी सी पत्तियाँ होती हैं। आप देखेंगे आपके घर के आसपास कोई तालाब वालाब होगा तो वहाँ पर आप जाके देखिएगा वो पूरा भरा हुआ है। ये बहुत खतरनाक है। ये जैसे ही ग्रो करता है ना, पूरे ऑक्सीजन को खींच लेता है, तो अंदर की मछलियाँ और जो दूसरे जलीय जीव हैं वो नष्ट हो जाते हैं उससे। और इसको ना बंगाल का टेरर कहा जाता है, क्योंकि बंगाल में मछलियों का मुख्य उत्पादन होता है तालाबों में, नदियों में, उसी से उनका जीवन चल रहा है। अब वहाँ पर ये ग्रो कर जाते हैं तो मछलियों का उत्पादन कम हो जाता है, तो वहाँ एक आतंक की तरह माना जाता है इसको। अगर ये ग्रो कर गया है तो उनको निकालना मुश्किल हो जाता है। बैक्टीरिया की बृहद संख्या जल में कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करती है। यह जल में विले ऑक्सीजन का उपभोग करती है, क्योंकि जो भी कार्बनिक पदार्थ है, चाहे मलमूत्र है, चाहे पेड़ पत्तियाँ हैं, या मानव अपशिष्ट है, या पशुओं का अपशिष्ट है, सब में कार्बनिक पदार्थ भरे पड़े हैं। और जब उनको बैक्टीरिया सड़ाते हैं, नष्ट करते हैं, तो वो ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं पानी से, तो उस समय उसके बीओडी बढ़ जाती है। बीओडी मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, मतलब बैक्टीरिया को कितनी ऑक्सीजन चाहिए उस चीज़ को सड़ाने के लिए, वो बीओडी है। और बीओडी ज़्यादा होने का मतलब है कि वो ऑक्सीजन ज़्यादा खींचेगी, तो पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। फिर पानी के जलीय जीव कैसे करेंगे, जैसे मछली वगैरह है, उनके लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो वो मरने लगते हैं। जल विलयन में घुलित ऑक्सीजन सीमित होती है। ठंडे जल में घुलित ऑक्सीजन की सांद्रता 10 ppm तक होती है, जबकि वायु में यह करीब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 2 लाख ppm है। हवा में 2 लाख ppm है, जल में 10 ppm, वो भी ठंडे जल में। अगर गर्म जल है तो और कम हो जाएगा। यही कारण है कि जल में कार्बनिक पदार्थ के अपघटित होने की थोड़ी सी मात्रा भी इसमें ऑक्सीजन का क्षय कर सकती है।
अगर थोड़ी भी ऑर्गेनिक पदार्थ है तो उनको नष्ट करने में बैक्टीरिया उस ऑक्सीजन का उपयोग कर लेगी। जल में घुलित ऑक्सीजन जलीय जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि जल में घुलित ऑक्सीजन की सांद्रता 6 ppm से नीचे हो जाए तो मछलियों का विकास रुक जाता है, और कम हो जाएगा तो मछलियां मर ही जाएंगी। जल में ऑक्सीजन या तो वातावरण या कई जलीय पौधों द्वारा दिन में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम से पहुंचती है। रात में प्रकाश संश्लेषण रुक जाता है, परंतु पौधे श्वसन तो करते रहते हैं, जिससे जल में घुलित ऑक्सीजन कम हो जाती है। घुलित ऑक्सीजन सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा कार्बनिक यौगिकों को ऑक्सीकरण में भी उपयोग में ले ली जाती है। अब ऑक्सीजन कम हो रहा है रात में और कम हो रहा है, तो जलीय जीवों का जीवन वहां पर संकट में आ जाता है। यदि जल में बहुत अधिक कार्बनिक पदार्थ मिलाए जाएं तो उपलब्ध सारी ऑक्सीजन उपभोगित हो जाएगी। इसका परिणाम ऑक्सीजन आश्रित जलीय जीवन की मृत्यु है, मछलियां मर जाती हैं। इस प्रकार अवायु जीवाणु जिन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, कार्बनिक अपशिष्ट का विखंडन आरंभ कर देते हैं एवं इससे दूषित गंध वाले रसायन उत्पन्न होते हैं, जो मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक हानिकारक है। अब ऑक्सीजन कम हो रहा है तो ऑक्सी जीवाणु जो थे वो अब मर जाएंगे, अनाक्सी जीवाणु ग्रो करने लगेंगे, और अनाक्सी जीवाणु जब किण्वन करते हैं तो बहुत जहरीले पदार्थ उत्पन्न करते हैं और ये खतरनाक हो जाता है। वायु ऑक्सीजन की आवश्यकता वाले जीवाणु इन कार्बनिक अपशिष्टों का विघटन करके जल को ऑक्सीजन रहित कर देते हैं। ऑक्सीजन का उपयोग कर लिया उन्होंने तो ऑक्सीजन खत्म हो गई जल में। अतः जल के एक नमूने के निश्चित आयतन में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ को विखंडित करने के लिए जीवाणु द्वारा आवश्यक ऑक्सीजन को जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग यानी कि बीओडी यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहा जाता है। इसका नापना 1 लीटर पानी में लिया जाता है। 1 लीटर पानी में जो कार्बनिक पदार्थ घुले हैं, मानव अपशिष्ट है, पेड़ पत्तियां वगैरह जो भी हैं, अब उनको नष्ट करने के लिए बैक्टीरिया को कितनी ऑक्सीजन चाहिए, वो उसकी बीओडी होती है। किसी जल की बीओडी अधिक होने का मतलब है वो जल ज़्यादा प्रदूषित है, फिर धीरे धीरे वो जल साफ होने लगता है, ठीक है, बैक्टीरिया के द्वारा। लेकिन उस दौरान वो बहुत ऑक्सीजन का उपयोग कर लेती है जल में, तो जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ये अलग बात है कि जैसे जैसे वो साफ होता है फिर से ऑक्सीजन घुल के जल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, लेकिन जब तक वो कम है तब तक तो मर गए ना मछलियाँ वगैरह, ये दिक्कत है। अतः जल में बीओडी की मात्रा कार्बनिक पदार्थ को जैवीय रूप में विखंडित करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा होती है। स्वच्छ जल की बीओडी का मान 5 ppm से कम होता है, जबकि अत्यधिक प्रदूषित जल में यह 17 ppm या इससे भी अधिक हो सकता है। अब ऑक्सीजन चाहिए 17 और जल में घुला है 10, तो पूरा उपयोग हो ही जाएगा, और चाहिए और नहीं चाहिए और नहीं मिलेगा तो फिर वो अनाक्सी श्वसन करने लगते हैं, तो ये सारी दिक्कतें चालू हो जाती हैं। इसलिए कम से कम मानव मल को ना नदी में जाने से रोकना चाहिए। उसी के लिए जो है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बैठाया जाता है, जो बड़ा सा तालाब होता है उसमें पानी को छोड़ के उसमें बैक्टीरिया ग्रो करा के उसमें ऑक्सीजन सप्लाई करके उसको कार्बनिक पदार्थ को नष्ट किया जाता है, फिर उसको नदी में छोड़ा जाता है। इसको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहते हैं। बड़े बड़े शहरों में आजकल कुछ जगहों पे चालू हो गया है, जैसे इलाहाबाद वगैरह में। ये देखिए अब ये स्रोत आ गया, वो जो हम सारणी की बात कर रहे थे, है ना। तो प्रदूषक है सूक्ष्म जीव, और ये घरेलू सीवेज यानी कि नाली के पानी में रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमने अपना मल पदार्थ छोड़ दिया है। क्योंकि घरों का जो टॉयलेट होता है ना, टॉयलेट का सीधा कनेक्शन नाली से हो जाता है और नाली में जाता है और नाली से नदी में जाता है। कार्बनिक अपशिष्ट ये भी घरेलू सीवेज के द्वारा, पशु अपशिष्ट, सड़े हुए मृत पशु पौधे, खाद्य संसाधन का कारखानों से विसर्जन, कारखाने में विशेष का पेपर मिल है, शुगर मिल है, इनसे बहुत कार्बनिक पदार्थ निकलते हैं। पादप पोषक रासायनिक उर्वरक, इसी को मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि रासायनिक खाद हम डालते हैं, वो पानी में पहुंचता है तो वहाँ पर बाकी पौधों के अनावश्यक पौधों के ग्रोथ को बढ़ाता है। विषाक्त भारी धातु, ये तो बहुत सारे उद्योगों, रसायन कारखानों इनसे निकलता है। आप लोग कभी कभी न्यूज़ में पढ़ते होंगे कि किसी कारखाने के आसपास जो रहने वाले लोग हैं वो बहुत सारी गंभीर बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं, किडनी फेल हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है। तो वो इसी कारण से है कि कारखाने से निकला हुआ जो अपशिष्ट है, रासायनिक पदार्थ हैं, वो पीने के पानी में जा रहे हैं और उनको पीने वाले जो ग्रामीण हैं या जो भी लोग हैं वो बीमार पड़ रहे हैं।
तलछट, कृषि तथा विपट्टी खनन कारण मृदा का अपरदन। तलछट, तलछट जमा हो जाता है नदी में, तालाब में, मतलब क्या है, गाद जमा हो जाता है, मिट्टी वगैरह जमा हो जाती है ना। पीड़कनाशी यानी इंसेक्टिसाइड, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये पानी में पहुँचे और उसको पिए तो गंभीर बीमारियाँ सीधे सीधे। कीटों, कवक, खरपतवार को नष्ट करने के प्रयुक्त रसायन, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इन सबको नष्ट करने के लिए हम जो दवाई छिड़कते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ, ये उन जगहों के लिए समस्या है जहाँ पर परमाणु रिएक्टर लगे होते हैं या परमाणु बम का परीक्षण होता है, वहाँ पर ये बड़ी समस्या है कि जो अपशिष्ट रसायन है उसमें भी रेडियोधर्मिता होती है। अगर उसका प्रॉपर डिस्पोजल नहीं हो रहा है तो लोगों के संपर्क में आने लगता है वो, और फिर लोगों को कैंसर होगा, उसका सीधा कारण है कैंसर होगा। यूरेनियम युक्त खनिजों का खनन, है ना। ऊष्मा, औद्योगिक कारखानों द्वारा ठंडे पानी का उपयोग। देखिए ये आपने शायद नहीं देखा होगा, या अगर आप कहीं पावर प्लांट के आसपास होंगे तो देखे होंगे। पावर प्लांट जहाँ पर बिजली पैदा होता है, वहाँ पर जो बिजली पैदा करने वाली मशीन है, ठीक है, टरबाइन, उसको ठंडा करने के लिए ठंडे पानी का उपयोग होता है। आसपास कोई जो नदी होता है या डैम होता है, वहाँ से पानी लाते हैं उसमें ठंडा करने के लिए। फिर ठंडा करने के बाद वो पानी गर्म हो जाता है, उस पानी को नहरों के माध्यम से नदी में छोड़ देते हैं, ठीक है। कोरबा करके एक जगह है छत्तीसगढ़ में, वहाँ पर नहर निकलती है, उसमें एकदम उबलता हुआ पानी निकलता है, लगभग इतना गर्म पानी। अब उस पानी में ऑक्सीजन भी नहीं रहेगा और जीव जंतु भी नहीं रह सकते। अब वो पानी जहाँ जाएगा वहाँ गर्मी बढ़ाएगा, वहाँ फिर ऑक्सीजन और कम करेगा। तो गर्म पानी भी नदियों में अगर छोड़ रहे हैं कारखानों के द्वारा, तो वो भी एक बड़ा प्रदूषण का कारण बनता है। रासायनिक प्रदूषक, रासायनिक प्रदूषक जो भारी धातु हैं विशेषकर, है ना, और दूसरे और जो रसायन हैं विशेषकर ये कारखानों से निकलते हैं, है ना। जैसे स्पंज आयरन कारखाना है ना, या फिर एल्यूमिनियम कारखाना है, या कोई भी दूसरे धातु बनाने वाले कारखाने हैं, या कोई और चीज़ है जो बनाई जा रही है इन रसायनों के उपयोग से। जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान भी जहाँ बनते हैं, वहाँ भी इस तरह के प्रयोग होते हैं रसायनों का। तो वो सारी चीज़ें अगर नदी में हम छोड़ रहे हैं तो फिर दिक्कत है। हम जानते हैं कि जल एक अच्छा विलायक है। जल में विलेय अकार्बनिक रसायन जिनमें भारी धातु जैसे कैडमियम, मरकरी, निकेल आदि शामिल हैं, इसमें महत्वपूर्ण प्रदूषकों में आते हैं। ये सभी धातुएं हमारे लिए हानिकारक हैं क्योंकि हमारा शरीर इन्हें विसर्जित नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है पता है? क्योंकि ये धातु हमारे शरीर के वसा में घुल करके इकट्ठा हो जाते हैं और उसके कारण से शरीर में इनकी मात्रा बढ़ते चली जाती है और ये बहुत जहरीले हैं। आप धीरे धीरे स्लो पॉइजन खा रहे हैं, आप ये समझ लीजिए, है ना। समय के साथ इनकी मात्रा स्वीकार्य सीमा से ऊपर चली जाती है, शरीर की बात कर रहे हैं। तब ये प्रदूषक धातुओं, वृक्कों, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, लीवर आदि को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें शरीर के मेन अंग नष्ट हो जाते हैं। खाद्यान्नों के सीवेज से प्राप्त अम्ल जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल एवं विभिन्न स्रोतों से प्राप्त लवण जिनमें ठंडे मौसम में हिम एवं बर्फ को पिघलाने वाले लवण सोडियम एवं कैल्शियम क्लोराइड शामिल है, जल में विलेय प्रदूषक है। तो विभिन्न प्रकार के लवण भी और अम्ल भी पानी में मिले हुए हैं और ये पानी अगर बर्फ बन रहा है तो थोड़ी सी भी गर्मी में बर्फ पिघल जाएगा, तो बर्फ की जो मात्रा है वो कम हो जाएगी, जो आपके पोलर रीजन में हो रहा है, इसमें ये भी एक कारण है। प्रदूषित जल में पाए जाने वाले अन्य समूह कार्बनिक रसायन हैं। पेट्रोलियम उत्पाद जैसे समुद्रों में बड़े तेल बहाव जल के कई स्रोतों को प्रदूषित करते हैं। अब ये क्या है आप समझ लीजिए। जो पेट्रोलियम है वो कहाँ उत्पन्न होता है? भारत में तो एक जगह है बॉम्बे हाई जहाँ थोड़ी बहुत उत्पन्न होती है, लेकिन ज़्यादातर ये पेट्रोलियम उत्पन्न होता है खाड़ी देशों में, जैसे ईरान है, इराक है, कुवैत है, सऊदी अरब है, और हम लोग उसको इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं। आयात कैसे करते हैं? तो समुद्री जहाज़ों में बड़े बड़े टैंकर में उनको हम वहाँ से समुद्र के माध्यम से लाते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि ऑयल रिफाइनरी है, जैसे कि जामनगर गुजरात में है, मथुरा में है, वहाँ ले जाके हम उनको उनका डिस्टिलेशन करते हैं, जिससे फिर पेट्रोलियम से पेट्रोल है, डीजल है, मोबिल है, ये सब बनते हैं। तो जब समुद्री जहाज़ से वो टैंकर में भर के आते रहते हैं
तो कभी कभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो टैंकर फूट जाता है और सारा पेट्रोलियम समुद्र में फैल जाता है। अब पेट्रोलियम क्या है, पानी से हल्का होता है, तो पानी के ऊपर एक लेयर बना देता है। अब पानी में जो ऑक्सीजन घुल रही है हवा से, वो घुलनी बंद हो जाती है, तो नीचे पानी में जो जली जीव हैं वो सफोकेशन से, ऑक्सीजन की कमी से मरने लगते हैं। तो अनगिनत संख्या में जलीय जीव वहाँ पर मारे जाते हैं। तो आजकल ना एक बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है, उस बैक्टीरिया का नाम है स्यूडोमोनास प्यूटिडा। उस बैक्टीरिया का नाम है स्यूडोमोनास प्यूटिडा। इस बैक्टीरिया को पेट्रोलियम में डाल देते हैं जो समुद्र में फैला है। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, पेट्रोलियम को धीरे धीरे ब्रेक कर देता है और उड़ा देता है, तो समुद्र साफ हो जाता है। लेकिन उस बीच में जो कई दिन, एक आध महीने तक लग जाता है, उस बीच में समुद्र में कितने जलीय जीव मारे गए इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। मानव के कारण से ना पूरे पृथ्वी के जीव जंतुओं का नाश हो रहा है। मानव अपने स्वार्थ में सब चीजें कर रहा है। दूसरे गंभीर प्रभाव वाले कार्बनिक यौगिकों में कीटनाशक हैं जो स्प्रे द्वारा बहकर भूमि के नीचे आते हैं। विभिन्न प्रकार के औद्योगिक रसायन जैसे पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल जो विलायक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अपमार्जक एवं उर्वरक भी जल प्रदूषकों की श्रेणी में शामिल हैं। अब यहाँ पर देखिए पीसीबी, ये जो है पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल, ये ज़्यादातर उद्योगों में ना विलायक के तौर पर यूज़ होते हैं। फिर जब काम हो जाता है तो बह के निकल जाता है वो। अब वो कहाँ जाएगा, नदियों में जाएगा। ये जो पीसीबी है संभावित कैंसर जन्य है, इसीलिए आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा कैंसर हो रही है। आजकल उपलब्ध अधिकांश अपमार्जक जैव अपघटनीय है। अपमार्जक किसको कहते हैं, आपका जो डिटर्जेंट पाउडर है ना, जो यूज़ करते हो आप कपड़े धोने के लिए, वो अपमार्जक है। तो अपमार्जक हालांकि ज़्यादातर उसके पार्ट जो हैं जैव अपघटनीय है, मतलब वो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ उसमें भी ऐसे केमिकल होते हैं जो पूरी तरह से नष्ट नहीं हो पाते और पानी में जाने के बाद वो प्रदूषण फैलाते हैं। फिर भी इनका उपयोग अन्य समस्याएं उत्पन्न करता है। अपघटित करने वाले जीवाणु इन अपमार्जकों से भोजन प्राप्त करके तेजी से बढ़ते हैं। अब बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे तो भी पानी खराब होगा। बढ़ोतरी करने में वे जल में उपस्थित समस्त ऑक्सीजन का उपयोग कर लेते हैं। ऑक्सीजन की कमी के कारण फिर से जलीय जीवन के रूप में जलीय जीवन का जो है नाश होने लगता है, मर सकते हैं। उर्वरक, उर्वरकों में फॉस्फेट यौगज के रूप में होते हैं और ये पानी में घुल के पहुंचेगा तो दूसरे पौधों के, अनावश्यक पौधों की वृद्धि को बढ़ाता है। मैंने पहले बताया जल में फॉस्फेट का योग शैवाल की बढ़ोतरी को सहयोग करता है। शैवाल की प्रचुर बढ़ोतरी जलीय सतह को ढक लेती है और जल में ऑक्सीजन की सानुता बहुत कम हो जाती है। सानुता का मतलब होता है मात्रा। जल में ऑक्सीजन कम हो जाएगा, उसके ऊपर फैल जाता है, घुल नहीं पाता। फलतः अवायुक परिस्थिति उत्पन्न होने से दुर्गंध युक्त सड़न पैदा होती है एवं जलीय जंतुओं के मृत्यु का कारण बनती है। इस प्रकार यह पुष्पकुंजग्रस्त जल अन्य जीवों की वृद्धि को रोकता है। पुष्पकुंजग्रस्त जल का मतलब है पुष्पकुंज। पुष्पकुंज का मतलब है ये पौधे जो पुष्प देते हैं ना, वो सुंदर होता है, इसीलिए तो उसको भारत में लाया गया था। वो जलकुंभी की मैं जो बात कर रहा था, वाटर हाइसिंथ, उसको भारत में लाया गया था क्योंकि एक सुंदर दिखने वाला पौधा है और वही आज हमारे लिए बहुत बड़ी आपदा बन चुकी है। तो ऐसे तो अविवेकपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं कई बार सरकारों के द्वारा। जल निकायों में पौष्टिक अभिवृद्धि फलस्वरूप ऑक्सीजन की कमी कारण सुपोषण, यूट्रॉफिकेशन होता है। मैंने शब्द अभी कुछ देर पहले आपको बता ही दिया है कि जल में रासायनिक खादों की उपस्थिति अनावश्यक पौधों की वृद्धि को बढ़ाता है। यही यूट्रॉफिकेशन है, सुपोषण। उनको पोषण बहुत मिलने लग गया। जो चीज़ें आपने खेत में अपनी फसल के लिए दिया है वो रासायनिक खाद जो है अब उनको मिल रहा है, तो ये बड़ी समस्या पैदा हो रही है। जल के अंतरराष्ट्रीय मानक। अब जल कौन सा पीने लायक है, कौन सा पीने लायक नहीं है, इनके लिए कुछ मानक निर्धारित किए गए हैं। उन मानकों में एक तो ई कोलाई बैक्टीरिया की उपस्थिति, कितनी ई कोलाई बैक्टीरिया है वो निश्चित होनी चाहिए, उससे कम होनी चाहिए। जो भारी धातु हैं, जहरीले धातु हैं, कैडमियम है, निकिल है, मरकरी है, लेड है,
इनकी उपस्थिति कितनी होनी चाहिए जिसको शरीर बर्दाश्त कर सके, है ना। कार्बनिक पदार्थ हैं दूसरी चीज़ें, जीवाणु हैं दूसरे जीवाणु, वो कितनी अधिकतम होनी चाहिए जिसको शरीर बर्दाश्त कर सके, वो उनका एक निश्चित मानक निर्धारित किया गया है। और उससे जैसे ही ज़्यादा होता है वो जल प्रदूषित हो गया, अब उसको पीने वाला बीमार पड़ेगा। और ज़्यादातर नदियों में यही स्थिति है। तो पहला है इसमें फ्लोराइड। फ्लोराइड ना वैसे तो औद्योगिक अपशिष्टों में कम आता है, लेकिन जो बोर का पानी होता है ना उसमें कई जगह फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। आप अगर एमपी में इंदौर के आसपास के शहरों में रहते हैं तो वहाँ पर भूमिगत जल में फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा पाई गई थी, ठीक है। और अगर फ्लोराइड वाली पानी को आप पीते हैं तो उससे हड्डियाँ एकदम फ्लोरोसिस के कारण से एकदम सड़ जाएंगी, दूसरे की दांत वगैरह झड़ने लगते हैं, इनेमल डैमेज होने लगता है, मतलब फ्लोरोसिस जिसको कहते हैं। ये बड़ी बीमारी है फ्लोराइड के कारण से। अगर ये पानी में है तो समझ लो उस व्यक्ति की मौत तय है। फ्लोराइड आयन सांद्रता के लिए पेयजल का परीक्षण होना चाहिए। पेयजल में इसकी कमी मनुष्यों के लिए हानिकारक है एवं कई बीमारियों जैसे दंग, क्षय आदि का कारण बनती है। लेकिन फ्लोराइड की कमी तो कारण बनती है। देखिए फ्लोराइड ना हमारे दांतों के लिए, हड्डियों के लिए जरूरी भी होता है, लेकिन अगर फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा हो गई तो यही चीज़ें उल्टी तरह से काम करने लगती हैं और हड्डियों को गलाने लगती हैं, जिसको फ्लोरोसिस कहते हैं। अधिकांशतः पेयजल में विलयशील फ्लोराइड मिलाया जाता है जिससे इसकी सांद्रता 1 ppm या 1 mg पर डेसीमीटर क्यूब हो जाए। फ्लोराइड दांतों के इनेमल सतह में हाइड्रोक्सी एपेटाइट को फ्लोरोएपेटाइट में परिवर्तित करके कड़ा कर देते हैं। यद्यपि फ्लोराइड आयनों की 2 ppm से अधिक की सांद्रता दांतों के भूरे कार्बन यानी मॉटलिंग उत्पन्न करती है। ये देखिए आ गया ना कि 1 ppm तक तो ठीक है, लेकिन अगर 2 ppm से ज़्यादा हुआ तो दांतें उसी से खराब होने लगती हैं। ये जो हाइड्रोक्सी एपेटाइट एक शब्द लिखा है ना, कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ये कॉम्बिनेटेड साल्ट है। ये हमारे हड्डियों में जमा रहता है, ये हड्डियों में रहता है, दांतों में रहता है और उससे हड्डियाँ मजबूत रहती हैं। लेकिन अगर इसकी अधिकता हो जाए तो भी खतरनाक है, कमी हो जाए तो भी खतरनाक है। साथ ही फ्लोराइड का अधिक के 10 ppm से अधिक हड्डियों एवं दांतों पर हानिकारक प्रभाव डालता है, जैसे राजस्थान के कुछ भागों में देखा गया है और जैसा मैंने कहा इंदौर के आसपास देखा गया है। लेड। जब जल परिवहन के लिए लेड पाइपों का उपयोग किया जाता है तब जल लेड से दूषित हो जाती है। देखिए अब तो खैर अनलेडेड हैं सभी जो पाइप हैं। शुरू में जब प्लास्टिक पाइप आई थी, हम क्या करते थे, घरों में पाइप जो बिछाते थे वो लोहे का पाइप बिछाते थे, स्टील का पहले। फिर धीरे से प्लास्टिक पाइप आया तो प्लास्टिक पाइप को बेहतर पाया गया। क्यों पाया गया? क्योंकि वो सड़ता नहीं है, दूसरा कि वो सस्ता होता है, उससे एकदम आधे चौथाई रेट में आता है, तो लोग उसका उपयोग करने लग गए। लेकिन शुरू में जब प्लास्टिक पाइप आए थे फाइबर वाले तो उसमें लेड मिला होता था, उसके जो केमिकल फार्मूले में लेड होता था। अब पानी आया और बह के चला गया तब तो लेड की मात्रा बहुत कम है, लेकिन पानी अगर उसमें रुका हुआ है फिर उस पानी का उपयोग आपने कर लिया तो उसमें लेड की मात्रा बहुत बढ़ जाती थी। और लेड का मतलब है हार्ट, लीवर, किडनी, ब्रेन सबको नष्ट करने वाला है वो। हालांकि आजकल जो पाइप आ रहे हैं उसमें लिखा रहता है कि लेड फ्री, उसमें अब लेड नहीं है, तो बहुत ज़्यादा अब डरने की जरूरत नहीं है। पीने के पानी में लेड की निर्धारित ऊपरी सीमा लगभग 50 ppb है, पार्ट्स पर बिलियन ppb। बहुत कम मात्रा आपके शरीर में बर्दाश्त करने लायक है। अगर उससे ज़्यादा हुआ सोचिए, ppb मतलब 1 अरब में 50 अणु बस। लेड किडनी, लीवर, पुनरुत्पादन तंत्र को हानि पहुंचाते हैं, इसलिए लेड की मात्रा बहुत खतरनाक होती है। अब है सल्फेट। पेयजल में सल्फेट का अधिक 7500 ppm विरेचक का कारण हो सकता है। विरेचन का मतलब है, वैसे तो विरेचक का मतलब सफाई होता है, पेट की सफाई वगैरह को विरेचक भी कहते हैं, लेकिन अगर ये ज़्यादा मात्रा में है ना तो अनावश्यक चीज़ें, मतलब जो चीज़ें बाहर नहीं आनी चाहिए शरीर से वो बाहर करने लगता है, तो शरीर कमज़ोर होने लगेगा। संतुलित स्तर पर रहने की दशा में सल्फेट हानि रहित है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा प्रभावित करता है। नाइट्रेट, जो आप रासायनिक खाद डालें उसमें नाइट्रेट होता है। नाइट्रेट पौधे ने उपयोग किया लेकिन बह के नदी में चला गया, पानी में चला गया, अब आप उसको पी रहे हैं
तो नाइट्रेट पीने से ब्लड में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगी और वो आपके ब्लड को जहरीला बनाते चली जाएगी। तो एक प्रकार से वो पॉइजन ही है। पीने के पानी में नाइट्रेट की अधिकतम सीमा 50 ppm है, पार्ट्स पर मिलियन। उसमें नाइट्रेट आधिक्य में होने पर मिथेनोग्लोबिनिया, ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। ग्लोबिनीमिया ये जो है एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो नाइट्रोजन से जुड़ जाता है, मिथेनोग्लोबिनिया, और उससे वो ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाता। तो ये ऑक्सीजन की कमी होने लगती शरीर में, तो शरीर नीला पड़ने लगता है, उसी को ब्लू बेबी सिंड्रोम। अन्य धातुएं, कुछ अन्य सामान्य धातुओं की अधिकतम सांद्रता सारणी में दी गई है। ये देखिए अधिकतम मात्रा, आयरन होना चाहिए 0.2, मैंगनीज होनी चाहिए 0.05, एल्यूमिनियम है 0.2, कॉपर है 3, जिंक है 5 और कैडमियम है 0.005 ppm। ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, इतनी कम मात्रा में आपका शरीर बर्दाश्त कर सकता है, उससे ज़्यादा हुआ तो खत्म है फिर। अब क्रियाकलाप करते हैं। आप स्थानीय जल स्रोतों का निरीक्षण कर सकते हैं कि नदी, झील, हौद, हौद मतलब एक प्रकार से कुआं है, तालाब आदि का पानी अप्रदूषित है या आंशिक प्रदूषित है या सामान्य प्रदूषित है अथवा बुरी तरह प्रदूषित है, इनको आप चेक कर सकते हैं। जल को देखकर या उसकी पीएच जांच कर इसे देखा जा सकता है। ठीक है, थोड़ा सा जल को देखेंगे, गंदा दिख रहा है तो मतलब वो प्रदूषित है, साफ भी दिख रहा है तो भी हो सकता है। पीएच चेक करेंगे अपन, जल जितना अम्लीय रहेगा उतना खतरनाक है। निकट के शहरी या औद्योगिक स्थल जहाँ से प्रदूषण उत्पन्न होता है से उसके नाम का प्रलेख करें कि कहाँ से ये प्रदूषित हो रहा है, उसको आप खोजिए। इसकी सूचना सरकार द्वारा प्रदूषण मापन के लिए गठित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कार्यालय को दें तथा समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करें। कोई फायदा नहीं है, उनको सबको पता है, आप कितना भी इंफॉर्मेशन ले जाके दें, उनको कोई मतलब नहीं रहता। वो सिर्फ एक बोर्ड बना दी गई है, चेक करते हैं, अपना रिपोर्ट दे देते हैं और सरकार के ऊपर थोप देते हैं कि भाई हम तो बता दिए कि क्या गड़बड़ी है, अब सरकार जाने। अब सरकार क्या करे भाई, आप घरों से कि कारखानों से निकलने वाली चीज़ों को आप कहाँ भेजेंगे? बहुत दिक्कत है। सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या है ना, जनसंख्या जितनी बढ़ रही है समस्या बढ़ रही है। आप इसे मीडिया को भी बता सकते हैं। अब मीडिया भी कुछ नहीं करती है, जानते हैं आप मीडिया के बारे में क्या करती है। नदी, तालाब, जलधारा या जलाशय में घरेलू अथवा औद्योगिक अपशिष्ट को सीधे नहीं डालें। तो कहाँ डालेंगे भाई? सरकार उसकी व्यवस्था करे, अगर नहीं कर पाती है तो आप कहाँ भेजेंगे उसको? बगीचों में रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर कंपोस्ट का प्रयोग करें। हाँ, ये अच्छा चीज़ हो सकता है, लेकिन अब गाँव में भी गाय भैंस कम हो गई हैं, लोग नहीं पालते हैं, तो आप कहाँ से लाएंगे कंपोस्ट को? डीडीटी, मेलाथियान आदि कीटनाशी के प्रयोग से परहेज करें। ये चीज़ें तो अब आउटडेटेड हैं। मेलाथियान, डीडीटी, पैराथियान ये पुराने ज़माने की बात थी, आज से 20-30 साल पहले तक ये उपयोग में आने वाले कीटनाशक थे। अब तो इनका उपयोग नहीं होता है, अब इससे और बहुत पावरफुल होता है और ज़्यादा खतरनाक। तथा यथासंभव नीम की सूखी पत्तियों का प्रयोग कीटनाशी के रूप में करें। कीटनाशी के रूप में नीम की पत्तियां हैं और बहुत सारी और चीज़ें हैं जिनसे मिला के आप जैविक कीटनाशी बना सकते हैं। एक आध बार किसी क्लास में मैं आपको इसकी विधि बताऊंगा, अभी तो इसको कंप्लीट करना है। अपनी घरेलू पानी टंकी में पोटेशियम परमैंगनेट की कुछ क्रिस्टल अथवा ब्लीचिंग पाउडर की थोड़ी मात्रा डालें। अगर आप जो नल से आने वाली सप्लाई है पानी की, आप उसका प्रयोग करते हैं तो उसको साफ़ कर लें पानी को। पोटेशियम परमैंगनेट डाल दें, एक आध दिन रहने दें, ब्लीचिंग पाउडर डाल के एक आध दिन रहने दें। ऐसे तो गवर्नमेंट वैसे खुद भी डाल के देती है, ब्लीचिंग पाउडर डाले रहती है थोड़ी सी, उसमें जो पानी सप्लाई होता है उस टंकी में डाल के देती है वो। ठीक है, अब हम बात करते हैं मृदा प्रदूषण की। तो जो कारण जल प्रदूषण के हैं वही कारण मृदा प्रदूषण के भी हैं, क्योंकि आप पानी में जो चीज़ें डाल रहे हैं वो मृदा के संपर्क में आ रही है, या मृदा में डाल रहे हैं वो पानी के संपर्क में आ रही है। तो दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जैसे रासायनिक कीटनाशी है, रासायनिक खाद है, उद्योगों का अपशिष्ट है, मानव मल है, जो भी चीज़ें हैं जो आप पानी के लिए पढ़े, आप वही चीज़ें मृदा के लिए भी पढ़ेंगे, लगभग चीज़ें सेम। भारत एक कृषि आधारित
अर्थव्यवस्था वाला देश है जहाँ कृषि, मत्स्य एवं पशुधन के विकास को प्राथमिकता दी जाती है। अब इन चीज़ों को तो हम यहाँ पर करते हैं। भारत की लगभग 55% जनसंख्या सीधे सीधे तौर से जुड़ी हुई है कृषि से। अकाल के समय के लिए अधिशेष उत्पादन का भंडारण सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थानों द्वारा किया जाता है। अब तो अकाल दूर की बात हो गई, अब तो हमारे अनाज जो है सरकारी गोदामों में सड़ने लगते हैं। इतना ज़्यादा अनाज हो चुका है हमारे देश में। वो आज से 30 साल 40 साल पहले की घटना थी जब लोग अकाल से मरते थे। भंडारण की अवधि में होने वाले खाद्य सामग्री की हानि पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। अब उसमें सड़ने लगते हैं, कीड़े लग जाते हैं, चूहे खा जाते हैं। क्या आपने कभी कीट, कृंतक, अपतमृड़ तथा फसलों की बीमारियों के द्वारा फसलों एवं खाद्य पदार्थों को होने वाली क्षति को देखा है? ये सभी देखिए, कीट जो है तो आप जानते हैं। कृंतक कौन है? जैसे चूहे वगैरह हैं, है ना, कृंतक हैं। अपतमृड़ भी एक प्रकार के जीव होते हैं जो सड़ाते हैं, आप उसको कर सकते हैं ना। ये सब फसलों की बीमारी, इन्हें हम कैसे बचा सकते हैं? फसलों के बचाव के लिए प्रयुक्त होने वाले कुछ कीटनाशी एवं पीड़कनाशियों से आप परिचित हैं। ये कीटनाशी, पीड़कनाशी तथा शाकनाशी मृदा प्रदूषण के कारण है, अतः इसके विवेकपूर्ण प्रयोग की आवश्यकता है। देखिए, आजकल आप लोग एक चीज़ देखे होंगे, लोग खेतों में ऐसे हरे कलर की, ग्रीन कलर की ऐसे नेट, पूरा जो जाली है इसे पूरा खेतों को ऐसे ढक देते हैं, इसको ग्रीन नेट कहते हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस भी कह देते हैं कई लोग उसको। तो ग्रीन हाउस वो नहीं है, ग्रीन हाउस तो कांच का बना होता है ठंडे देशों में, इसको भी लोग ग्रीन हाउस बोल देते हैं। उसमें क्या करते हैं कि जाली से पूरे खेत को ढके हुए हैं पूरे सब तरफ से, और उसके अंदर भी फसल ले रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि जो कीट अटैक करने वाले थे फसलों को, वो अटैक नहीं कर पाएंगे, बाहर से आ नहीं पाएंगे कीट, है ना। तो उसमें फिर कीटनाशियों का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन दिक्कत ये है कि ये जो नेट होता है, जाली जो होता है, ये नायलॉन वगैरह का बना होता है। तो 1-2 साल 3 साल तक तो ठीक रहता है, उसके बाद वो सड़ के फटने लगता है जगह जगह से, तो उसको फिर से लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो खर्चे जो है थोड़े ज़्यादा हो जाता है उसमें। अब भारत के किसानों को तो आप जानते हैं, बेचारे ले देंगे तो खेती कर रहे हैं, है ना, कर्जे से डूबे हुए हैं, तो वो इसलिए इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। लेकिन वो एक अच्छा विधि है जिसमें आप फसलों को कीटों से सीधे सीधे बचा सकते हैं। अब पीड़कनाशी मतलब इंसेक्टिसाइड वगैरह। पीड़क का मतलब क्या होता है पता है? पीड़क का मतलब होता है जो आपको पीड़ा देते हैं। अब पीड़ा कौन देगा? मान लो आपके फसल को कोई कीट खा रहा है तो आपको पीड़ा नहीं होगी, वही पीड़क है। मतलब कीट वगैरह हैं। दूसरा कि जो अपतृण है मतलब खरपतवार, वो भी पीड़क हैं, क्योंकि वो भी आपके फसलों को नुकसान करते हैं। ठीक है, तो इन सभी को हम पेस्ट कहते हैं, पीड़क। अब इनको नष्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? जैसे कीड़ों को मारने के लिए हम कीटनाशी प्रयोग करते हैं, है ना, अपतृणनाशी, खरपतवारनाशी, है ना, ये सब दवाइयों का प्रयोग करते हैं। तो उन्हीं की वो हम सबको मिला के हम कहते हैं पीड़कनाशी। द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अनेक रसायनों जैसे निकोटीन तंबाकू में पैदा होता है। ठीक है, तो हम इसको कैसे करते थे? फसल के साथ खेत में तंबाकू के कुछ पौधे उगा दें, तो तंबाकू से ना कीड़े थोड़े दूर रहते हैं। इसका प्रयोग अनेक फसलों के लिए पीड़क नियंत्रण पदार्थ के रूप में किया जाता था। अब लोग क्या करते हैं? इसको उगाने की बजाय सीधा सीधा इंसेक्टिसाइड छिड़कते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय मलेरिया तथा अन्य कीट जनित रोगों के नियंत्रण में डीडीटी बहुत उपयोगी यौगिक पाया गया, जो मच्छर मारने के लिए उपयोग करते थे डीडीटी का। अब जब मच्छर मर रहे हैं तो दूसरे कीट भी मरेंगे, ये सोच के उसको खेतों में छिड़कने लगे। इसलिए युद्ध के पश्चात डीडीटी का उपयोग कृषि में कीट सेनेंट, खरपतवारनाशी तथा फसलों के अनेक रोगों के नियंत्रण के रूप में किया जाने लगा। अब कीड़ों को मारने के लिए प्रयोग करने लगे। हालांकि प्रतिकूल प्रभावों के कारण से इसका प्रयोग भारत में प्रतिबंधित हो गया है। हुआ ये कि डीडीटी ना क्लोरीनेटेड है। डीडीटी की मात्रा पानी में बढ़ने लग गई और पानी से जलीय जीवों से होते हुए मानव में और पशु पक्षियों में बढ़ने लग गई। तो पक्षियों में ना इसका प्रभाव देखा गया। अमेरिका में एक ईगल पाया जाता है जिसका नाम है बाल्ड ईगल। बहुत बड़ा ईगल है, मतलब उसका पंख जो है 1-1 मीटर चौड़ा पंख है, इतना बड़ा ईगल मतलब चील। वो नष्ट होने लगे डीडीटी के प्रभाव से। क्यों नष्ट होने लगे? क्योंकि डीडीटी के कारण से उनके अंडे का जो कवच होता है, जिसको आप ऐसे फोड़ के फेंक देते हो ना, अंडे का कवच ऐसे फेंक देते हो, वो कवच जो है डिस्टर्ब होने लग गया, वो नहीं बना।
तो उनके अंडे नष्ट होने लगे, और अंडे नष्ट होने लगे तो ईगल नष्ट होने लगा। तो अमेरिका ने इमीडिएट उसको डीडीटी को बैन किया। तो उसका एक सकारात्मक प्रभाव ये पड़ा कि अब वहाँ बाल्ड ईगल की संख्या जो 2-4 ही बची थी मुश्किल से, वो अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है। ठीक है, तो ये डीडीटी का उपयोग है। भारत में भी धीरे से इसको बैन कर दिया गया। अब वैसे भी ये कीड़ों के ऊपर असर करता नहीं है, तो लोग इसको छिड़कते भी नहीं हैं, क्योंकि सारे कीड़े जो हैं इसके प्रति प्रतिरोधी हो चुके हैं, तो ये अब असर करना बंद कर दिया है। पीड़कनाशी मूल रूप से संश्लेषित विषैले रसायन हैं जो पारिस्थितिकी प्रतिघाती भी हैं। प्रतिघाती मतलब कि जीव जंतुओं को नष्ट करने वाला। समान पीड़क नाशकों के प्रयोग से कीटों में पीड़क नाशकों के प्रति प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है। कीड़े फिर उसको सहने लगते हैं, तो मरते नहीं हैं फिर, जो पीड़कनाशी को प्रभावहीन बनाती है। अब समस्या ये है कि जब आप देखते हो कि इसमें 1 एकड़ खेत में हमने इस बार 1 लीटर इंसेक्टिसाइड छिड़का था, तो वो पिछले साल तो असर किया, लेकिन इस साल नहीं असर कर रहा है। तो आप क्या करते हो, अब 2 लीटर छिड़कने लग गए, आप उसकी मात्रा को बढ़ा दिए। तो मात्रा बढ़ाए तो कीड़े फिर से मर गए, लेकिन अगले साल आपने देखा कि 2 लीटर भी नहीं असर कर रहा है, क्योंकि अब जो कीड़े बचे थे वो उसको सहन करने लग गए। अब आपने 3 लीटर छिड़कने लग गए, तो वो मात्रा बढ़ा दिया आपने इंसेक्टिसाइड की, और उससे कीड़ों की जो मजबूती है, जो प्रतिरोध है, अत्यधिक बढ़ने लग गई है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आज के डेट में 15,000 रुपये लीटर का जो इंसेक्टिसाइड है वो लोगों के द्वारा छिड़की जा रही है, और वो भी अब कीड़ों में असर नहीं कर पा रही है। तो ये स्थितियाँ उत्पन्न हो रही। अब 15,000 रुपये लीटर का जो इंसेक्टिसाइड है वो कितना जहरीला होगा आप सोच सकते हैं, और वो आएगा मानव के शरीर में। अब मानव को नष्ट करेगा, मानव को भी मारेगा। तो इसलिए हर घर में कैंसर पेशेंट, दिक्कत ये हो रहा है। इसलिए डीडीटी के प्रति प्रतिरोधकता में वृद्धि होने लगी। अन्य जीव विष जैसे एल्ड्रीन, डाई एल्ड्रीन पीड़कनाशी उद्योग द्वारा बाजार में लाए गए। जब डीडीटी काम करना बंद कर दिया तो ये लाए गए। ये भी अब आउटडेटेड है, पता है, ये भी अब यूज़ नहीं होते, अब तो बहुत सारे दूसरे यूज़ होते हैं। अधिकांश कार्बनिक जीव विष जल में अविलेय तथा जैव अजैव निम्नीकरणीय होते हैं, मतलब इनको नष्ट नहीं करती है प्रकृति, और फिर धीरे धीरे हमारे शरीर में आती है, जिसको अपन बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। पानी में आया, पानी में उसकी कम मात्रा है, तो उसके जो छोटे जीव हैं उसमें उसकी मात्रा बढ़ती है, फिर उनको खाने वाले पे मात्रा बढ़ती है, उनको खाने वाले मात्रा बढ़ती है, उनको खाने वाले, मतलब वो एक चेन बन जाती है, तो मात्रा बढ़ती जाती है। उसको हम कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन, जैव आवर्धन, जिसमें मात्रा बढ़ रही है। फिर उनको खाने वाले, अब जैसे मछली वगैरह हम खा रहे हैं मान लो, तो मछलियों में अत्यधिक मात्रा में कीटनाशी हैं, उनको हम खा रहे हैं तो हमारे शरीर में कीटनाशी बढ़ेंगे। ये समस्या है। ये उच्च प्रभाव वाले जीव विष भोजन श्रृंखला द्वारा निम्न पोषी स्तर से उच्च पोषी स्तर तक स्थानांतरित होते हैं। समय के साथ साथ उच्च प्राणियों में जीव विषों की सांद्रता इस स्तर तक बढ़ जाती है कि उपापचयी तथा शरीर क्रियाकलापों अव्यवस्था का कारण बन जाती है। इसी को बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। उच्च स्थायित्व वाले क्लोरीनीकृत कार्बनिक जीव विष के प्रत्युत्तर में निम्न स्थायित्व अथवा अधिक जैव निम्नीकरणीय उत्पादों जैसे ऑर्गेनोफॉस्फेट्स तथा कार्बामेट्स को बाजार में लाया गया, परंतु ये रसायन गंभीर स्नायु जीव विष है। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया, ये जो डीडीटी है, बीएससी, इसका उपयोग कर रहे थे। अब वो नष्ट नहीं होते करके हमने दूसरे ऐसे लाए जो नष्ट हो सकते हैं प्रकृति के द्वारा, लेकिन नष्ट होने में समय तो लगेगा ना, तब तक वो मानव में भी पहुंचता है, दूसरे जीवों में पहुंचता है। तो वो स्नायु का मतलब होता है नर्वस सिस्टम, उसको बुरी कदर नष्ट कर देती है। अतः ये मानव के लिए अधिक हानिकारक है। परिणाम स्वरूप ऐसी घटनाएं दर्ज हुई हैं जिसमें खेतों में काम करने वाले मजदूरों की मृत्यु का कारण कुछ पीड़कनाशी रहे हैं। तो खेतों में काम करने वाले तो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं, वो तो मरेंगे ही, लेकिन अब वो खेतों से घुल के पानी में आएगा, उसको पीने वाले भी मरेंगे। इसलिए आजकल गाँवों में ना, जहाँ खेती ज़्यादा होती है, वहाँ पर ये सब बीमारियाँ ज़्यादा होने लगी हैं बनिस्बत शहरों के, क्योंकि गाँव में खेती बहुत होती है ना। कीट भी इन कीटनाशकों के प्रति प्रतिरोधी हो चुके हैं। पीड़कनाशी उद्योग नए कीटनाशकों को विकसित करने में व्यस्त हैं, परंतु हमें सोचना पड़ेगा कि पीड़कों के खतरे से निपटने का क्या यही एक साधन रह गया है? क्या हम कोई दूसरा साधन नहीं खोज सकते?
जिसको बायो इंसेक्टिसाइड कहते हैं या ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड कहते हैं। कुछ ऐसे हम खोजें कि हम कीड़ों को दूसरे तरीके से मार सकें, जिसमें एक तरीका ये है कि जो कीड़ा आपके फसल को नष्ट कर रहा है उस कीड़े को बीमार करने वाले बैक्टीरिया वायरस की खोज करिए। जैसे मान लो ये कीड़ा है, ये आपके खेतों को फसलों को नष्ट कर रहा है और ये बैक्टीरिया है जो इस कीड़ा को बीमार कर सकता है, तो हम इस बैक्टीरिया का प्रयोग कर दें और इन कीड़ों को बीमार कर दें, तो कीड़े बीमार होकर मर जाएंगे, तो आपके खेत की फसल बच जाएगी। ऐसा ही एक वायरस का नाम है बैक्यूलो वायरस। बैक्यूलो वायरस ये बहुत सारे कीड़ों में बीमारी पैदा करते हैं, तो उनको छिड़क देते हैं, उनके स्पोर्स लाके छिड़क देते हैं, तो ये कीड़े मरने लगते हैं। तो ये एक प्रकार से जैव कीटनाशी है ना, इनका प्रयोग करें। या कुछ हम ऐसे कीटनाशी विकसित करें जो नीम की पत्तियों से और दूसरे ऐसे पौधों से विकसित करें जो हम छिड़के तो पौधों को नुकसान ना हो, है ना। जैसे कि एक देखा गया है जिसको अपन जैवामृत कहते हैं। जैवामृत क्या है कि गोबर को, गौमूत्र को घोल करके पानी में उसको सड़ाया जाता है, फिर वो पानी जैवामृत बन जाता है, उसको खेतों में छिड़के तो वो क्या होता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का खाद होता है और उन खेतों में दूसरे कीड़े भी जल्दी विकसित नहीं होते। मतलब वो दो काम करता है, मतलब कीटनाशी का भी काम करता है और खाद का भी काम करता है, तो फसलें ना कई गुना बढ़ने लगती हैं। लेकिन उसको थोड़ा तैयार करने में शुरू में थोड़ी व्यवस्था बनानी पड़ती है, आपको टंकी बनानी पड़ेगी, उसमें पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी और गोबर की व्यवस्था करनी पड़ेगी, गौमूत्र की, तब वो बन पाएगा। लेकिन अगर आपने एक बार ये सब व्यवस्था कर ली तो फिर आपका खर्चा खत्म हो जाएगा, फिर आप उसमें फ्री में बनाए और डालिए, तो आपको इंसेक्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर ये सब कुछ नहीं डालना पड़ेगा, बहुत अच्छा क्वालिटी का होता है उसमें। और उसी को अपन जो है ऑर्गेनिक फूड कहते हैं, उससे जो फसलें तैयार होंगी ऑर्गेनिक फूड, उसको खाने वाला हेल्दी रहेगा। इन दिनों पीड़कनाशी उद्योगों ने अपना ध्यान शाकनाशी जैसे सोडियम क्लोरेट, सोडियम आर्सेनेट आदि की ओर मोड़ा है। शाकनाशी क्या है? आपकी फसलों के साथ जो अन्य पौधे उगाते हैं जिनको आप खरपतवार कहते हो, उनको नष्ट करना है। तो पहले लोग क्या करते थे, मजदूर लोग, अपने किसान लोग खेतों में घुसते थे और जो अनावश्यक पौधे हैं उनको हाथों से उखाड़ के उनको नष्ट करते थे। ये अच्छी बात थी, लेकिन अब मजदूर मिलते नहीं हैं, किसान काम नहीं करना चाहते हैं, मतलब एक्स्ट्रा, तो क्या करते हैं, उठाए अपने छिड़क दिए ये जिसको अपन कहते हैं शाकनाशी, ठीक है, खरपतवार नाशी। अब वो खरपतवार तो नष्ट हो गया, ठीक है, लेकिन अब वो बह के आएगा पानी में और वो फिर से आपके साथ वही क्रिया करेगा जो इंसेक्टिसाइड करता है। तो सोडियम क्लोरेट है, सोडियम आर्सेनेट है, ये शाकनाशी है। गत शताब्दी के पूर्वार्ध में यांत्रिक से रासायनिक अपतरण नियंत्रण की ओर किए गए विस्थापन के कारण उद्योग को समृद्ध आर्थिक बाजार उपलब्ध हुआ है। ये देखिए, यांत्रिक से रासायनिक, मैंने अभी जो बताया पहले यांत्रिक था, मतलब हाथों से उखाड़ के, परंतु हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि यह भी पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। सारी चीजें उतने ही नुकसानदायी हैं। अधिकांश शाकनाशी स्तनधारियों के लिए विषैले होते हैं, परंतु ये कार्ब क्लोराइड्स के समान स्थायी नहीं होते। ये रसायन कुछ ही माह में अपघटित हो जाते हैं। इनके लिए थोड़ी सी प्लस पॉइंट ये है कि ये नष्ट होने वाले रसायन हैं। कार्ब क्लोराइड की भांति ये भी पोषी स्तर पर सांद्रित हो जाते हैं। मानव में जन्मजात कमियों का कारण कुछ शाकनाशी हैं। आजकल जो बच्चे विकलांग पैदा हो रहे हैं, कोई मानसिक तौर पे विकलांग है, कोई शारीरिक तौर पे विकलांग है, दिव्यांग जिसको बोलते हैं, मतलब विकलांग शब्द बंद हो गया, दिव्यांग है। ये क्यों हो रहे हैं ज़्यादा आजकल कि हर 100 बच्चे में से 2, 4, 5 बच्चे दिव्यांग पैदा हो रहे हैं? तो उसका यही कारण है कि शाकनाशी इंसेक्टिसाइड हम बहुत ज़्यादा छिड़क रहे हैं। ठीक है, यह पाया गया है कि मक्का के खेत जिनमें शाकनाशी का छिड़काव किया गया हो, कीटों के आक्रमण तथा पादप रोगों के प्रति उन खेतों से अधिक सुग्राही होते हैं जिनकी निराई हाथों से की जाती है। निराई का मतलब होता है खरपतवारों को निकालना, तो हाथों से खरपतवार निकाल रहे हैं तो वो फसल ज़्यादा अच्छी हो रही है। लेकिन उसी में शाकनाशी छिड़क दे रहे हैं ना, तो जो आपके मक्का के फसल है ना, उसमें कीड़े ज़्यादा लगने लगते हैं। अब ऐसा क्यों है, इसका भी थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। इसलिए हाथों से खरपतवार निकालना ही सबसे अच्छी विधि है। पीड़कनाशी तथा शाकनाशी व्यापक रूप से फैले रासायनिक प्रदूषण के छोटे से भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं।
विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के औद्योगिक एवं रासायनिक प्रक्रमों में निरंतर प्रयुक्त होने वाले अनेक यौगिक अंततः किसी न किसी रूप में वायुमंडल में मुक्त होते रहते हैं। ये बायोमैग्निफिकेशन है। देखिए, मतलब जैव आवर्धन कि पानी में कम मात्रा में पहले पहुँचे ये जो जहरीले पदार्थ हैं, फिर ये वहाँ रहते हैं जलीय पौधे, उनमें पहुँचे, फिर छोटी मछली, वहाँ से बड़ी मछली, फिर और अधिक बड़ी मछली, सब ये फिर मानव में। तो जैसे जैसे ये जीवों में पहुँचते जाती है ना, उनके शरीर में उसकी मात्रा बढ़ते जाती है। ठीक है, जैसे मान लो DDT है या कोई दूसरा इंसेक्टिसाइड है, तो इनकी मात्रा शरीर में बढ़ती जाएगी, उसी को बायोमैग्निफिकेशन। और जैसे जैसे शरीर में मात्रा बढ़ेगी, लिवर, किडनी, हार्ट सब फेल होने लगेंगे। अब है औद्योगिक अपशिष्ट। बहुत खतरनाक चीज़ें हैं जहाँ लेकिन ये सीमित है उन जगहों पे जहाँ कारखाने हैं। मान लो आपके आसपास कारखाना नहीं है 10-20 किलोमीटर में, तो आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब ज़्यादातर जगहों पे कुछ ना कुछ कारखाने तो लग ही गए हैं, तो वहाँ से निकलने वाला जो पदार्थ है, जो अपशिष्ट है, उसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं भारी धातु, मरकरी, लेड, क्रोमियम, निकिल, जिंक, कॉपर। ये पानी में मिल रहे हैं और इनको पीने वाले, खाने वाले, लीवर, किडनी सब उनका फेल होने वाला है, इसलिए गंभीर बीमारी होती है इनमें। औद्योगिक ठोस अपशिष्ट को जैव अपघटनीय तथा जैव अनअपघटनीय ठोसों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जो नष्ट हो सकते हो, नहीं हो सकते। जैव अपघटनीय अपशिष्ट सूत की मिलों, खाद्य संसाधन इकाइयों, कागज की मिलों, वस्त्र उद्योगों द्वारा उत्पन्न होते हैं। देखिए, ये जितने भी उद्योग लिखे हैं, इसमें एक शुगर मिल नहीं लिखा है, शुगर मिल खाद्य संसाधन में लिख दिया है, समझ लो एक प्रकार से। तो ये जितने भी चीज़ें हैं, इनमें जो चीज़ें यूज होती हैं, जो कच्चा पदार्थ, वो पेड़ पौधे के भाग होते हैं। अब इसलिए इनमें से जो निकलने वाला अपशिष्ट है, उसमें कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा होते हैं। जैसे मान लो शुगर मिल की आप बात करेंगे, तो निकलने वाले अपशिष्ट में शुगर की कुछ मात्रा ज़्यादा पाई जाएगी, है ना, और दूसरे जो गन्ना के जो बचे पार्ट हैं वो पाई जाएगी, है ना। पेपर मिल है, तो पेपर किससे बनता है? बांस और लकड़ी से, तो उससे निकलने वाले में ये सब के भाग रहेंगे, है ना। सूती मिल कॉटन से बनता है, पौधे का भाग है, और दूसरे जो भी चीज़ें हैं, जो खाने पीने की चीज़ें हैं, तो इनसे निकलने वाला जो औद्योगिक अपशिष्ट है ना, वो कार्बनिक पदार्थों से युक्त होता है। और इनको अगर हम समय दें थोड़ा सा, तो इनको जीवाणु नष्ट कर सकते हैं, तो ये जैव निम्नीकृत स्रोत में आते हैं। लेकिन अगर इनको हम सीधे पानी में छोड़ दें, तो वो जीवाणु बहुत तेज़ी से विकसित हो रहे हैं, पानी को प्रदूषित कर देंगे, फिर वो पीने लायक नहीं। इसलिए इनका पहले एक ट्रीटमेंट प्लांट होता है, जहाँ पर उनको ट्रीट किया जाता है, उनको सड़ाने का टाइम दिया जाता है, फिर उसमें से सड़ी हुई फिर जो साफ पानी है उसको डाली जाती है। उष्मीय शक्ति संयंत्र मैंने बताया अभी, ये है थर्मल पावर प्लांट। आप अगर छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो जरूर इसके बारे में जानते हैं, जिसको अपन पावर हाउस कहते हैं। वहाँ पर जो जल है उसको ठंडा करने के लिए उपयोग करते हैं, जैसा मैंने बताया, और गर्म जल को छोड़ देते हैं। इसके अलावा यहाँ जलाई जाती है कोयला। अब कोयला के जलने से एक तो धुआं निकलेगा, चलो धुएं में हम जो कार्बन पार्टिकल है उसको अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, जिसको अपन ESP कहते हैं, उसको चालू करके कार्बन को तो रोक लेते हैं, फिर भी धुआं तो निकलता है सफ़ेद रंग का, वो प्रदूषण कारण है। दूसरा कि कोयला के जलने के बाद जो बचा हुआ राख है, जिसको राखड़ कहते हैं, ऐश, है ना, वो उस राखड़ का क्या करेंगे? हालांकि आजकल उससे अपन ईंटें बना रहे हैं। आप देखे होंगे जो ईंटें आजकल बनती हैं उसको अपन ऐश ब्रिक कहते हैं। पहले जो ईंटें बनती थी वो मिट्टी की बनती थी, लाल कलर की। आजकल सीमेंट के कलर की ईंटें बनती हैं जिसको अपन ऐश ब्रिक कहते हैं। उसमें उस राखड़ का उपयोग थोड़ी बहुत मात्रा में हो जाती है, उसमें सीमेंट मिला करके उसे ईंटें बना देते हैं, तो थोड़ी खप जाती है वहाँ पर। लेकिन जो राख इतनी ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न हो रही है तो वो यूज़ नहीं हो पाती, उसको हम क्या करते हैं, कहीं पर डाल देते हैं ऐसे, है ना, पहाड़ टाइप का बन जाता है। अब होता यह है कि जब हवा चलती है उधर से, तो हवा में राख उड़ करके आती है और शहरों में, गाँव में वो राख गिर जाती है, तो पूरा राख ही राख हो जाता है सब तरफ। अब वो राख जो होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है, वो खेतों में गिरा तो खेतों को क्षारीय बना देता है, जिसको ऊसर कहते हैं, ऊसर सॉइल कहते हैं। खेत अगर मिट्टी ज़्यादा क्षारीय हो जाता है तो भी अनुपयोगी हो जाता है, अम्लीय होता है तो भी अनुपयोगी हो जाता है, उसके लिए लगभग न्यूट्रल होना चाहिए खेत को, तो ऊसर खेत हो जाता है, मतलब क्षारीय खेत हो जाता है, वो बंजर हो जाता है।
फिर आप उसमें जिप्सम वगैरह डाल करके फिर उसको न्यूट्रलाइज करते हो तो खर्चा बढ़ता है, और नहीं तो बंजर हो जाएगा ज़मीन। तो ये सारी समस्याएं ना थर्मल पावर प्लांट से पैदा होती हैं। जो बिजली आप जला रहे हो, ये जो मैं आज यहाँ बिजली जला करके आपको जो पढ़ा रहा हूँ, ये भी उसी थर्मल पावर प्लांट से आया है। अब हम क्या कर सकते हैं भाई, उन राखड़ का प्रयोग हम कहाँ करें, ये बड़ी समस्या है। इसलिए गवर्नमेंट ने एस्प्रिक बनाने की प्रक्रिया चालू करवाई, उससे कुछ राख उसमें यूज हो जाता है। ऊष्मीय शक्ति संयंत्र, जो उड़न राख फ्लाई ऐश, ये देखिए उसका नाम ही फ्लाई ऐश ब्रिक है, ठीक है, क्योंकि उड़ने लगता है, वो उत्पन्न करते हैं। तथा लोहा एवं स्टील संयंत्र जो वात्या भट्टी धातुमल तथा स्टील प्रगलन धातुमल उत्पन्न करते हैं के द्वारा जैव अनिम्नीकरण अपशिष्ट उत्पन्न होते हैं। क्योंकि जो एल्यूमिनियम है, आयरन है, इनको बनाने में ना जो उनका अपशिष्ट बचता है वो नष्ट नहीं हो सकता। एल्यूमिनियम, जिंक तथा कॉपर के उत्पादन उद्योग जो पंख तथा पछोड़न मड एंड टैलिंग उत्पन्न करते हैं। ये दोनों चीज़ें जैसे कीचड़ जैसा होता है और वो निकलता है, उसमें बहुत ज़्यादा ये सब धातु होते हैं। उर्वरक उद्योग जिप्सम का उत्पादन करता है, ये भी खतरनाक है। धातु रसायन, दवा, फार्मेसी, रंजक, रंजक मतलब कलर जो हम कपड़े वगैरह रंगते हैं, पीड़कनाशी, रबर आदि से संबंधित उद्योग ज्वलनशील मिश्रित विस्फोटक या उच्च क्रियाशील पदार्थ का उत्पादन करते हैं। ये आग पकड़ सकते हैं तो इनको डिस्पोज करना और डिफिकल्ट हो जाता है वहाँ पर। यदि जैव अनअपघटनीय औद्योगिक ठोस अपशिष्ट का सही तरीके से निस्तारण नहीं किया जाता है तो पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा हो सकता है। अभिनव परिवर्तनों के फलस्वरूप अपशिष्ट पदार्थों के विभिन्न उपयोग खोज निकाले गए हैं। आजकल स्टील उद्योग से उत्पन्न फ्लाई ऐश तथा धातुमल का उपयोग सीमेंट उद्योग में होने लगा है। सीमेंट का कलर भी आप देखना कि वो राख जैसा ही दिखता है, क्योंकि उसमें बहुत बड़ी मात्रा में राख का उपयोग होता है। भारी मात्रा में विषैले अपशिष्टों को सामान्यतः नियंत्रित भस्मीकरण द्वारा नष्ट किया जाता है। अब उनको जलाया जाता है जो विषैले अपशिष्ट है, जबकि कम मात्रा में उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों को खुले में जलाकर नष्ट कर दिया जाता है। परंतु ठोस अपशिष्टों का प्रबंधन यदि ढंग से ना किया जाए तो ये भी पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। बड़ी समस्या है इन सब चीज़ों से। अब एक मिनट, कितने स्लाइड बचे हैं अपने पास? 17 स्लाइड और बचे हैं, तो मैं एक क्लास और करा करके इसको ख़त्म करूँगा, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय यहाँ से लेके एक क्लास और मैं करता हूँ, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, बाय।